ओके, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मैंने आपको बता दिया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताया था, वो अभी आपको बता देंगे कि इंड्यूसिंग चार्ज, जो इंड्यूसिंग बॉडी है वो कभी भी ना चार्ज गेन करता है ना चार्ज को लूज करता है। कौन? इंड्यूसिंग बॉडी। इंड्यूसिंग बॉडी नेवर नाइदर गेन्स नॉर लूजेस चार्जेस। जो इंड्यूसिंग बॉडी है, जो चार्ज को इंड्यूस कर रहा है, ना वो चार्ज को गेन करता है ना वो लॉस करता है। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं चार्ज इज कांस्टेंट। इंड्यूसिंग चार्ज का, इंड्यूसिंग बॉडी का चार्ज क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि आगे भी हम बताएंगे आपको। पहले मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। इंड्यूस्ड चार्ज जो क्यू डैश है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज क्यू। क्यू यहाँ पे क्या है? इंड्यूसिंग चार्ज, नेगेटिव ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। अपोजिट ही नेचर है। अगर इंड्यूसिंग चार्ज पॉजिटिव हो गया तो इंड्यूस चार्ज क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर इंड्यूसिंग चार्ज नेगेटिव है तो इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। इंटू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के, तो के यहाँ पे क्या है? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द अनचार्ज बॉडी। उसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अनचार्ज बॉडी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस और एयर इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1 हम मान लेते हैं। वैक्यूम का तो 1 मान लेते हैं, लेकिन फ्री स्पेस एयर का अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। कोई मेटल हो, आयरन हो, स्टील हो, है ना, और जिंक हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है। और इनफाइनाइट होने की वजह से जो इंड्यूस्ड चार्ज होता है वो इंड्यूसिंग चार्ज के बराबर होता है और अपोजिट होता है। तो अपोजिट तो हमेशा होगा, इक्वल कब होगा? तो इक्वल इस केस में होगा। और ये जो हमने बताया है इंड्यूस्ड चार्ज, ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड चार्ज है। ये क्या है? ये मैक्सिमम इंड्यूस्ड चार्ज है ना। एंड ये हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने पार्टिकल्स में नहीं कर सकते। जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके अंदर हम लोग इंड्यूस नहीं कर सकते, चार्ज को इंड्यूस नहीं कर सकते। इस चीज को भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। आगे चलते हैं। इतनी सारी कहानी मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि चार्ज को मेजर किन किन इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। ये आपके नॉलेज के लिए फायदेमंद होगा, है ना। जो चार्ज को हम लोग डिटेक्ट भी करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो कौन कौन इंस्ट्रूमेंट से? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, याद रखिएगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोमीटर से भी चार्ज को मेजरमेंट करते हैं, वोल्टामीटर से भी करते हैं और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से भी करते हैं। ठीक है, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की कहानी हम पढ़ेंगे। पहले देखिए चार्ज बॉडी है, ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। ये क्या है भाई? तो ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ये चार्ज बॉडी है और इसके नजदीक अगर हम रखते हैं तो इस कहानी में क्या हो रहा है? इस कहानी में ये क्या करेगा? ये इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा, है ना। ये जो कंडक्टर है, ये लीफ जो है, ये जो पार्ट है, सॉरी, ये जो पार्ट है, ये क्या करेगा? इंड्यूस करने की कोशिश करेगा। मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, इसके अपोजिट में निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। और पहले क्या था? अनचार्ज था। तो पहले हमें कहानी क्या पढ़ना है कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के नजदीक रखेंगे तो पॉजिटिव है, निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पहले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या था? अनचार्ज था, जिसके वजह से डाइवर्जन प्रोड्यूस होगी। ये एक दूसरे को डाइवर्ज कर देंगे। ठीक है, ये लीफ क्या होंगे? डाइवर्ज करेंगे। तो मैंने लीफ अच्छा से नहीं बताया है ना, एक लाइन बता करके, लाइन ड्रॉ करके मैंने आपको बताया है। चलिए, अब इंड्यूस करते हैं तो मैंने आपको बताया कि ये बॉडी यहाँ पे क्या करती है? इंड्यूस करता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हर एक केस में अनचार्ज बॉडी जब रहेगा तो हर एक सिचुएशन आप देखोगे कि ये इसको क्या करेगा? डाइवर्ज ही करेगा। ठीक है जी, ये क्या करेगा? डाइवर्ज ही करेगा। अब देखो, तो मैंने आपको बताया कि अनचार्ज था। अब अगर मान लो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये बॉडी अगर अनचार्ज है तो ये इसको डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको चार्ज करूँ तो, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अगर मैंने इसको चार्ज कर दिया तो कहानी क्या होगी? तो भी ये डाइवर्ज ही करेगा। तो भी क्या करेगा? ये डाइवर्ज ही करेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको निगेटिव कर दिया, मान लो इसको निगेटिव कर दिया या पॉजिटिव कर दिया, अगर हमने इसको पॉजिटिव कर दिया तो भी ये क्या होगा? डाइवर्ज होगा। अगर ये निगेटिव कर दिया तो भी क्या होगा? डाइवर्ज हो जाएगा। चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई होगी।
कि अनचार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में ये हमेशा क्या करता है, डाइवर्स करता है, हमेशा डाइवर्स करेगा, ठीक है, हमेशा डाइवर्स करेगा। तो डाइवर्स करेगा तो बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए कि मैंने बताया था आपको कि ये डाइवर्स करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से अगर कोई बॉडी चार्ज है तो ये इंड्यूस्ड हो जा रहा है, लेकिन अगर उसको टच करवाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें घुसेगा, इतना ज़्यादा टच करवा देंगे कि पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, तो ये क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी होंगे, यहाँ भी जाएंगे, ये सब के सब क्या करेंगे, इधर फ्लो करना शुरू करेंगे। फ्लो होने की वजह से ये क्या होंगे, डाइवर्स करेंगे। चलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को पहले से ही चार्ज किया हुआ है, जैसे हमने इस केस में चार्ज करके रखी है, तो पहले से ही चार्ज किया हुआ रहेगा। उस केस में कहानी क्या होगी, मान लो ये पहले से पॉजिटिव चार्ज था, पहले से क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, पहले से पॉजिटिव चार्ज था और चार्ज बॉडी को हम इसके नजदीक रखेंगे तो क्या होगा, चार्ज बॉडी को इसके नजदीक रखेंगे तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये चार्जेस इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो चार्जेस क्या करेंगे, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मिनिमम रिपल्सन गेन करने के लिए इसके नजदीक आएंगे और मिनिमम इधर नीचे अगर जाएंगे तो क्या होंगे, लिफ्ट के पास चार्जेस बढ़ेंगे और लिफ्ट के पास चार्जेस अगर बढ़ेंगे तो लिफ्ट क्या होंगे, लिफ्ट जो होंगे क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगे। देख लीजिएगा इस चीज को, ये क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर हो जाए तो कहानी क्या होगी, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कहानी क्या होगी, बताइए। ये तो मैंने सिमिलर चार्जेस के बारे में कहा कि पॉजिटिव है और ये भी मैंने पॉजिटिव रख दिया। अब मान लो ये पॉजिटिव है और अनचार्ज बॉडी को हम निगेटिव रखते हैं, तब कहानी क्या होगी। अब हमने चार्ज बॉडी को क्या कर दिया, निगेटिव है, अब ये पॉजिटिव है, अब क्या होगा, अब अट्रैक्शन होगा। अब अट्रैक्शन में क्या होगा कि ये जो चार्जेस हैं ये सब सब ऊपर जाना चाहेंगे, कम होना चाहेंगे, ऊपर जाना चाहेंगे। ऊपर जाने की वजह से अब ये क्या करेंगे, ऊपर जाने में चार्जेस कम होंगे और चार्जेस कम होंगे तो क्या होगा, फिर कन्वर्ज होना शुरू हो जाएगा। इस केस में यही होता है। लेकिन और ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग करेंगे इसको, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते स्ट्रोक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर हम इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब इसको इंड्यूस बहुत ज़्यादा करेंगे या टच करवा देंगे इसको, तो पूरा का पूरा चार्ज निगेटिव इसमें आ जाएगा और निगेटिव चार्ज आने के बाद फिर क्या होगा, अंत में अगर टच करवाने के बाद सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे और निगेटिव हो जाएंगे तो फिर कहानी क्या होगी, ये सब के सब डाइवर्ज हो जाएंगे, ये सब के सब क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे, है ना, ये सब के सब क्या होंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इस केस में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, ओके, नाउ वी विल स्टडी कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, काफ़ी फेमस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कूलम्ब्स लॉ का काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। कूलम्ब्स लॉ काफ़ी फेमस है और इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से। कूलम्ब के द्वारा दिया गया था, इसीलिए उनके नाम पे ये लॉ दिया गया, कूलम्ब्स लॉ। थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो निष्कर्ष पे पहुँचे, वो कंक्लूजन पे पहुँचे कि 2 पॉइंट चार्जेस अगर स्पेस में रखे हुए हैं, अगर 2 पॉइंट चार्जेस स्पेस में रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स आ रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। वो किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑफ द पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, है ना। जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मान लो ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये 2 पॉइंट चार्जेस जो हमने रखा हुआ है, क्या ये फिक्स है या ऐसे ही स्पेस में रखा हुआ है। अगर ये फिक्स नहीं है तो ये रिपेल करेंगे तो दूर हो जाएंगे, अगर ये अपोजिट इन नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए हम करते क्या हैं कि इन दोनों को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, अगर हम फिक्स कर देते हैं, है ना, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों को फिक्स करेंगे। फिक्स करने की वजह से क्या होगा कि एक दूसरे को क्या करेंगे,
अट्रैक्ट भी करेंगे, रिपेल भी करेंगे। लेकिन ऐसे ही अगर मैं छोड़ दूं तो मूवमेंट भी शुरू हो जाएगा। एक दूसरे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। भाई फोर्स है, रिपेल भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो उनका सेपरेशन घट बढ़ भी सकता है। तो ये जो उन्होंने कहा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पॉइंट पार्टिकल्स, इसके बारे में जो कहा, कब कहा, जब सेपरेशन कांस्टेंट था। इफ एंड ओनली इफ आर इज कांस्टेंट। आर कांस्टेंट कब होगा, जब ये दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स रहेंगे, जब दोनों को हमने फिक्स करके रखा हुआ है, तब ऐसे ही छोड़ के नहीं रखा हुआ, फिक्स करके रखा हुआ है, तब मेजरमेंट किया गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। मान लो ये 2 कूलम का है और ये 3 कूलम, तब ज्यादा चार्ज होगा कि जब मैंने इसको चार्ज, पहले बार हमने इसको चार्ज कितना रखा, इसको 2 कूलम रख दिया, इसको 3 कूलम रख दिया, फिर अगेन हमने क्या कर दिया, इसको 4 कूलम बना दिया, इसको 5 कूलम बना दिया। अब बताओ कि दोनों केसों में सबसे ज्यादा फोर्स कब होगा, सबसे ज्यादा फोर्स कब होगा, सबसे ज्यादा फोर्स इस केस में होगा 4 × 5 20, और इसमें कम होगा 2 × 3, 2 × 3 6 कूलम स्क्वायर, और इसमें 4 × 5 20 कूलम स्क्वायर, इसमें ज्यादा फोर्स होगा। जब 4 और 5 रहेंगे तो फोर्सेस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये सिमिलर चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे और अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसका हम चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फोर्स भी बढ़ेगा। अगर हम इस चार्ज को, ये 2 रखा था या 3 रखा था, अगर हमने इसको दोगुना कर दिया और इसको भी हमने, मान लो इसको पहले हमने ऐसा ही रखा, बस एक चार्ज को दोगुना करके रखा हुआ है, तो फोर्स भी दोगुना बढ़ जा रहा है। लेकिन इसको भी अगर मैं दोगुना बढ़ा दूं तो क्या होगा, अब फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। तो फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पॉइंट पार्टिकल्स। जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं या पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं, उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। उन्होंने खोजा था, पहले उन्होंने फोर्स को खोजा था, तो हम इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कितना है, बशर्ते सेपरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और सेपरेशन कांस्टेंट होने के लिए हमने क्या कहा आपको, कि हम इसको फिक्स करके चलते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई। तो इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। इससे आप ये भी समझ सकते हो, बना भी सकते हो। क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, और मान लो क्वेश्चन ही बना सकते हो कि पहले मान लो 2 कूलम चार्ज था और दूसरे चार्ज को 3 कूलम दिया था, फिर हमने चार्ज किया, इसको चेक किया, तो बताओ कितना फोर्स हुआ। पहले वाले में हमने बोला F1 फोर्स है, दूसरे वाले में F2 फोर्स है। क्या संबंध है इन दोनों में, रिलेशन फाइंड अगर करना चाहूँ, F1/F2 क्या होगा, सेपरेशन कांस्टेंट है। ऐसे सिचुएशन में, अगर सेपरेशन कांस्टेंट हो तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके है, तो क्या करेंगे, F1 केस में क्या था 2 × 3, इसमें क्या था 4 × 6, दिख रहा है। तो डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 और ये भी क्या हो रहा है 2, मतलब ये आ रहा है F2 = 4 × F1। ये हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसके बाद दूसरा चीज ये है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की बात करते हैं। तो ये समझो कि फोर्स मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। अब इसमें हम स्पेशल केस देखेंगे, इफ Q1 × Q2 इज ग्रेटर देन 0। Q1 × Q2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के दोनों चार्जेस क्या हैं, सिमिलर हैं। बोथ द चार्जेस आर सिमिलर। अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर हैं तो कहानी क्या होगा, अगर दोनों चार्ज सिमिलर हैं तो इस कहानी में क्या होगा, अगर ये दोनों के दोनों चार्ज सिमिलर हैं, इसका मतलब दे विल रिपेल ईच अदर, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। लेकिन यही अगर लेस देन 0 होता तो कहानी क्या होता, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, दे विल अट्रैक्ट। अगर अपोजिट इन नेचर होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, ये भी एक बात, ठीक है। तीसरा
जो स्टडी किया गया उसको दूसरे के अंतर्गत ही हम रखते हैं। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। चलिए, तो इसमें ये जो कहानी आप देख रहे हैं, अगर ये कहानी कैसे आया, ये तभी आएगा जब ये कंडीशन इसमें डालते हैं, जब Q1 इंटू Q2 क्या है भाई, कांस्टेंट होना चाहिए। Q1 इंटू Q2 क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये कंडीशन आएगा। चार्ज कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है। अब ये दोनों पार्टिकल्स फिक्स नहीं है। जब ये केस हम स्टडी कर रहे हैं, इसमें Q1 इंटू Q2 फिक्स है, Q1 चार्ज भी फिक्स है, Q2 चार्ज भी फिक्स है। उस केस में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब अगर हमने फिक्स नहीं करेंगे तो अगर ये सेपरेशन घटेगा, अगर ये सेपरेशन घट रहा है तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखिए, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब सेपरेशन अगर कम हो रहा है तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और फोर्स सेपरेशन अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या हो रहा है, तेजी से घट रहा है। तो यहाँ गौर से देखिए कि पहले मान लो सेपरेशन R था, अगर हमने R/2 कर दिया, सेपरेशन पहले R था और अब हमने R/2 कर दिया और चार्जेस हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो अब जो फोर्स आ रहा है, पहले फोर्स कितना था F, अब केस कितना आएगा, तो R/2 रखने की वजह से R/2, तो 2 क्या इधर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। अब जो फोर्स आ रहा है वो 4 टाइम्स आ जा रहा है। ये फोर्स कितना आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है। सेपरेशन अगर हमने R/3 कर दिया तो क्या होगा, फोर्स 9 टाइम्स आ जाएगा। सेपरेशन अगर हमने R/5 कर दिया तो फोर्स कितना आ जाएगा, 25 टाइम्स आ जाएगा। सेपरेशन अगर हमने R/6 कर दिया तो फोर्स कितना आ रहा है, 36 टाइम्स बढ़ रहा है, 36 टाइम्स बढ़ रहा है। अगर हमने सेपरेशन को R/7 कर दिया तो फोर्स कितना हो जा रहा है, 49 टाइम्स, ठीक है। लाइक दैट आप समझ सकते हैं कि सेपरेशन अगर घटाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा और सेपरेशन अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स घटेगा। कारण क्या है कि उन्होंने खोजा था फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर पहले मान लो सेपरेशन R था, अब हम 2 गुना सेपरेशन कर रहे हैं, 2 गुना सेपरेशन कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा, पहले मान लो फोर्स था F, पहले कितनी थी, फोर्स था F, अब कितना फोर्स हो जा रहा है, 2 टाइम्स R, तो फोर्स क्या होगा, F/4 इतना आ जाएगा, 1/4 टाइम्स आ जाएगा, इनिशियल फोर्स के 1/4 टाइम्स आ जाएगा। चलिए, अगर हमने इसी को 3 टाइम्स सेपरेशन बढ़ा दिया तो फोर्स कितना होगा, F/9। 4 टाइम्स अगर हमने सेपरेशन बढ़ा दिया तो कितना होगा, F/16, है ना। और 5 टाइम्स बढ़ा दिया तो F/25। मतलब फोर्स घट रहा है, सेपरेशन बढ़ाया, फोर्स घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब ये कह सकते हैं Fr² कांस्टेंट, Fr क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान गए हैं कि इतनी सारी कहानियां हैं। फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। और एक तरह से आप समझ लो कि ये सेंट्रल फोर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। यहाँ पे है इट ऑलवेज एक्ट अलोंग, ये क्या है, ये फोर्स क्या होगा, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेज। जो लाइन ज्वाइनिंग चार्जेज हैं उसके अलोंग ही काम करेंगे। तो पॉइंट चार्ज है क्या, ये समझिए। मान लो ये बहुत बड़ा स्फीयर है, ये भी बहुत बड़ा स्फीयर हो और सेपरेशन उनके बीच में बहुत ज़्यादा हो उनके साइज से, तो ही ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल कहलाएंगे, तो ही पॉइंट चार्ज पार्टिकल कहलाएंगे। और नहीं तो मान लो बड़े बड़े स्फीयर हैं, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स बड़े बड़े स्फीयर हैं और सेपरेशन बहुत कम हो या सेपरेशन इनके साइज के आसपास हो जाए, तो ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स नहीं कहलाएंगे। उस केस में कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होगा, ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, Fr² का ग्राफ हम प्लॉट करना चाहेंगे, तो ग्राफ का नेचर क्या होगा वो हम समझते हैं, ठीक है, वो हम लोग समझेंगे, जानेंगे। तो ग्राफ किधर किधर प्लॉट होगा वो देखिए। अगर हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, फोर्स वर्सेस सेपरेशन, फोर्स है और ये सेपरेशन R है, इसमें हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तेजी से अगर सेपरेशन अगर थोड़ा सा भी हमने बढ़ाया तो फोर्स तेजी से घट रहा है, सेपरेशन थोड़ा सा भी घटाया तो फोर्स तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इस केस में आप देखिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। तो इस तरह का ग्राफ आएगा, आ रहा है। और जब r टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, देन इट मींस फोर्स इज 0।
फोर्स क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर सेपरेशन आर अगर कम हो जाए, सेपरेशन अगर आर कम हो जा रहा है तो फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये हमने ग्राफ बताया है। तो इस कहानी में आप देखिए कि ये जो ग्राफ प्लॉट होगा वो तभी होगा जब Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। जब Q1 इंटू Q2 क्या है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ये कहानी आएगी। तब ये जो आ रहा है ये आपको बता रहा है कि ये रिपल्सिव फोर्स है। ये क्या है भाई, रिपल्सिव फोर्स है। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स में आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फोर्स हमने इधर निगेटिव अट्रैक्टिव फोर्स में अगर हम ड्रॉ करेंगे तो कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा और इसमें लिखेंगे Q1 इंटू Q2 इज लेस देन जीरो। इसमें अट्रैक्टिव फोर्स है और इसमें रिपल्सिव फोर्स है। रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स में फोर्स निगेटिव आ रहा है, रिपल्सिव फोर्स में फोर्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप से है। दोनों हम लोग लिख सकते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, लेकिन ग्राफ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये फोर्स क्या होता है, क्या मीडियम पे डिपेंड करता है। अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हमने रखे हैं, उनके बीच में हमने बहुत सारे मीडियम्स रखे हैं, तो क्या ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते थे, 2 मास रख दिए थे और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी रखे थे, सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा था, मास भी बहुत ज़्यादा था अर्थ और मून के बीच में। तो हमने देखा था कि अगर मीडियम कुछ भी हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। लेकिन इस केस में कहानी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स। जो भी पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्टिव रिपल्सिव, वो मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑल्सो। तो मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या निकालते हैं, K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्पेसिफिक इंजेक्टिव कैपेसिटी और रिलेटिव परमिटिविटी, तीनों में से किसी नाम से इसको हम पुकार सकते हैं। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.005 अप्रोक्सीमेटली 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एयर, है ना, ज्यादा होता है, ग्लास का भी बहुत ज्यादा होता है, सीमेंट का भी बहुत ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा मेटल का होता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इनफाइनाइट। तो एक मेटल शीट को अगर हमने कुछ डिफरेंट थिकनेस हो, ज्यादा थिकनेस हो, उसके बीच में हमने 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स को रख दिया तो फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि देख रहे हैं आप, साफ पता चल रहा है कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर अगर कांस्टेंट हो, अगर ये दोनों चीज कांस्टेंट हो जाए, है ना, अगर इस केस में हम देखें कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर अगर ये कांस्टेंट है, उस कहानी में फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन विच द पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बता रहा है कि कौन सा इंसुलेटर रखा गया है, क्या वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये कंडक्टर हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो ये अगर इंफिनिटी है तो फोर्स क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पतला सा अगर मेटल का शीट दे दूं तो क्या होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो यही कहानी है इसमें, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम में भी डिपेंड करता है। अगर मेटल है तो फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस कहानी को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। तो हम तीनों को मिलाएंगे, अब नेक्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, तीनों को मिलाएंगे। ठीक है, तीनों को कंबाइंड इफेक्ट से हम लोग देखेंगे क्या आगे कहानी बनती है।